एशिया कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी। पीएम ने कॉन्फ्रेंस की अहमियत पर डाली रोशनी। इजलास में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान के सदूर ने लिया हिस्सा। मरकज ने आज एयर इंडिया को टाटा ग्रुप को सौंपा। एयर इंडिया बोर्ड के अराकीन ने मुतालिका ओहदों से दिया इस्तीफा। टाटा ग्रुप नया बोर्ड देगा तश्कील। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के चौथे मरहले का नोटिफिकेशन जारी। वहीं रियासत में पहले मरहले के लिए आज था नाम वापसी का आखिरी दिन। तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं ने झोंकी पूरी ताकत। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात की तशहीर के लिए सभी पार्टियां वोटरों को लुभाने में मसरूफ। बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह और योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं डोर टू डोर कैंपेन। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पंजाब में वर्चुअल रैली। सरकार ने आइंदा 31 जनवरी को बुलाई कुल जमाती मीटिंग। बजट इजलास की कार्रवाई को खुश उसलूबी से चलाने पर होगा गौर व खौस। कोरोना के सबब मीटिंग वर्चुअल तरीके से होगी मुनक़िद। अमेरिका और नेटो ने यूक्रेन पर रूस के मुतालबात का दिया जवाब। कहा सिर्फ हिकमत अमली से ही निकल सकता है हल। वहीं पेरिस में रूस और यूक्रेनी मुज़ाकरातकार की मीटिंग में जंग बंदी बरकरार रखने का दोहराया गया अज़्म। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल तरीके से भारत वस्त एशिया सरबराह इजलास की पहली मीटिंग की मेज़बानी की। इजलास में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान के सदूर ने हिस्सा लिया। भारत और वस्त एशियाई ममालिक के सरकर्दा रहनुमाओं के दरमियान ये अपनी नौयत की पहली मीटिंग थी। ये कॉन्फ्रेंस वस्त एशियाई ममालिक के साथ भारत के बढ़ते हुए ताल्लुकात की अक्कासी करती है, जो भारत के तौसीशुदा पड़ोस का हिस्सा है। इसी सरबराह इजलास के दौरान भारत वस्त एशिया ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने के इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। कॉन्फ्रेंस में बुनियादी तौर पर बाहिमी सलामती समेत इलाकाई और बैनुल-अक़वामी दिलचस्पी के उमूर पर गौर व ख़ौस किया गया। आज की समिट के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला, यह स्पष्ट करना कि भारत और सेंट्रल एशिया का आपसी सहयोग क्षेत्रीय सुरक्षा और समृद्धि के लिए अनिवार्य है। भारत की तरफ से मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि सेंट्रल एशिया इज सेंट्रल टू इंडियाज विजन ऑफ एन इंटीग्रेटेड एंड स्टेबल एक्सटेंडेड नेबरहुड। दूसरा उद्देश्य हमारे सहयोग को एक प्रभावी स्ट्रक्चर देना है। इससे विभिन्न स्तरों पर और विभिन्न स्टेक होल्डर्स के बीच रेगुलर इंटरेक्शन का एक ढांचा स्थापित होगा। और तीसरा उद्देश्य हमारे सहयोग के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप बनाना है। इसके माध्यम से हम अगले 3 सालों में रीजनल कनेक्टिविटी और कोऑपरेशन के लिए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अपना सकेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान की सूरत हाल के बारे में भी बताया। क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए हम सभी की चिंताएं और उद्देश्य एक समान है। अफगानिस्तान के घटनाक्रम से हम सभी चिंतित हैं। इस संदर्भ में भी हमारा आपसी सहयोग क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए और महत्वपूर्ण हो गया है। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत और वस्त एशिया के रिश्तों के बारे में बात की। पिछले 3 दशकों में हमारे सहयोग ने कई सफलताएं हासिल की हैं और अब इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर हमें आने वाले सालों के लिए
एक महत्वाकांक्षी विजन परिभाषित करना चाहिए। ऐसा विजन जो बदलते विश्व में हमारे लोगों की, विशेषकर युवा पीढ़ी की आकांक्षाओं को पूरा कर सके। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मरकज ने आज एयर इंडिया को टाटा ग्रुप के हवाले कर दिया है। आज एयर इंडिया के बोर्ड मेंबरान ने अपने अपने ओहदों से इस्तीफा दे दिया है और टाटा ग्रुप की तरफ से एक नया बोर्ड तश्कील दिया जाएगा। इसके अलावा एयर इंडिया को टाटा ग्रुप में मुंतकिल कर दिया जाएगा। इसके बाद टाटा की मुल्क में 3 एयरलाइंस और हवाबाजी के शोबे में कुल मार्केट शेयर तकरीबन 27% होगा। दीगर एयरलाइंस विस्टारा है जिसमें टाटा का 51% हिस्सा है और एयर एशिया का 84% हिस्सा है। सरमायाकारी और अवामी जायदाद के बंदोबस्त से मुतालिक महकमे के सेक्रेटरी तोहनकांत पांडे ने कहा है कि एयर इंडिया की सरमायाकशी का अमल आज ख़त्म हो जाएगा। शेयरों को टेलिस प्राइवेट लिमिटेड को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। टेलिस प्राइवेट लिमिटेड एयर इंडिया की नई मालिक है। शेयर परचेज एग्रीमेंट जो साइन हुआ था उसके हिसाब से सभी जो कंडीशंस हैं उनको फुलफ़िल करते हुए भारत सरकार ने अपने 100% शेयर्स टेलिस के नाम कर दिए हैं और वो अब नई मैनेजमेंट में हैं। और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के मथुरा में प्रभावी मतदाता संवाद प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर मरकजी वज़ीर अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद थे। प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि इस बार उत्तर प्रदेश का इलेक्शन भारत की तकदीर का फैसला करने वाला इलेक्शन है। देश और उत्तर प्रदेश में जो परिवर्तन हुआ है इसका अगर सीधा यश किसी को देना है तो मैं बेझिझक उत्तर प्रदेश की महान जनता को देकर उसका धन्यवाद करूं। और इस बार यूपी का जो चुनाव है, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, भाइयों बहनों युवाओं, ये यूपी के चुनाव को विधायक का चुनाव मत समझिए, किसी को मंत्री मुख्यमंत्री बनने का चुनाव मत समझिए। उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाले देश में भाग्य का, भारत के भाग्य का निर्णय करने वाला चुनाव। और इस दौरान उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए नाम वापस लेने का आज आखिरी दिन था। उसके बाद ही इंतखाबात के पहले मरहले की तस्वीर वाज़ेह हो सकेगी। जांच पड़ताल के दौरान कुल 658 कागजात नामजदगी दुरुस्त पाए गए। इस मरहले में 10 फरवरी को 58 असेंबली सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिनमें दर्ज फहरिस्तादों के लिए रिजर्व 9 सीटें भी शामिल हैं। बीजेपी ने पंजाब असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त जारी कर दी है। इस फहरिस्त में 27 उम्मीदवारों के नाम हैं। इससे कबल पार्टी ने 35 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था। इसे मिलाकर बीजेपी ने अपने 62 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पंजाब असेंबली इंतखाब में कौमी जमहूरिया इत्तेहाद यानी NDA के तहत बीजेपी, पंजाब लोक कांग्रेस और मुत्तहदा अकाली दल मिलकर इंतखाब लड़ रहे हैं। बीजेपी 65 नशिस्तों पर, पंजाब लोक कांग्रेस 37 नशिस्तों पर और 15 सीटों पर मुत्तहदा अकाली दल के उम्मीदवार होंगे। इंतखाबी मौसम में लीडरों का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आना जाना जारी है। इसी सिलसिले में उत्तराखंड कांग्रेस के साबिक सदर किशोर उपाध्याय ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया है। किशोर उपाध्याय ने देहरादून में बीजेपी के सीनियर लीडरों की मौजूदगी में पार्टी की रुकनियत इख्तियार की। मुझे भरोसा है कि मेरी जो भावनाएं हैं इस उत्तराखंड को लेकर के, उसका संरक्षण इन साथियों से भी और प्रधानमंत्री जी से भी मुझे मिलेगा और उत्तराखंड एक नए सोपान प्रगति के तय करेगा। उसमें मैं एक गिलहरी की तरह जो भूमिका निभा सकता हूं। प्रदेश में भाजपा की सरकार बन रही है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो हम मिलजुल करके उत्तराखंड को देश का ही नहीं बल्कि विश्व का एक सर्वोत्तम प्रदेश बना सकते हैं। जल जंगल जमीन के जो मुद्दे हैं उनको लेकर के निश्चित रूप से मुझे संरक्षण मिलेगा। इस भावना को लेकर के मैं इस टीम के साथ शामिल हुआ हूँ। और हुकूमत ने इस माह की 31 तारीख को एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है ताकि पार्लियामेंट के बजट सेशन को आसानी से चलाया जा सके। कोविड वबा की सूरत हाल के पेश नज़र मीटिंग का इनेकाद वर्चुअल तरीके से किया जाएगा। दोनों ऐवानों में मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन को मीटिंग में मदऊ किया गया है। पार्लिमानी उमूर के वजीर ने एक ट्वीट में कहा, बजट इजलास का पहला मरहला 31 जनवरी से शुरू हो रहा है। सदर रामनाथ कोविंद दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे।
वजीर खजाना निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। कोविड प्रोटोकॉल को यकीनी बनाने के लिए दोनों ऐवान का इजलास अलग अलग शिफ्टों में होगा। राज्यसभा का इजलास सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक और लोकसभा का इजलास शाम 4 बजे से 9 बजे तक होगा। वबा की वजह से 31 जनवरी से 11 फरवरी तक लोकसभा की नशिस्तों के दौरान दोनों ऐवानों के चैम्बरों और गैलरियों का इस्तेमाल अराकीन के बैठने के लिए किया जाएगा। सदर के खिताब के दौरान सेंट्रल हॉल, लोकसभा और राज्यसभा के चैम्बरों और उनकी गैलरियों में बैठने का इंतजाम किया गया है। बजट इजलास का पहला मरहला अगले माह की 11 तारीख तक जारी रहेगा। 1 माह की तातील के बाद इजलास का दूसरा मरहला 14 मार्च से शुरू होगा, जो 8 अप्रैल तक जारी रहेगा। और अब बात करेंगे मुल्क भर में कोविड टीकाकारी की। कोविड टीकाकारी मुहिम मुल्क भर में तेजी से जारी है। अभी तक 163 करोड़ 84 लाख से ज्यादा अफराद कोरोना का टीका ले चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे में 59 लाख लोगों ने कोरोना का टीका लगवाया। सरकार ने कहा है कि रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को अब तक 163 करोड़ 71 लाख से ज्यादा कोविड वैक्सीन फराहम की जा चुकी है। वजारत सेहत ने कहा है कि उनके पास अभी भी 13 करोड़ 60 लाख से ज्यादा वैक्सीन बाकी हैं। मुल्क की कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के एक हिस्से के तौर पर मरकजी हुकूमत रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को मुफ्त कोविड वैक्सीन फराहम कर रही है। ओवरऑल देश में जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, जैसे कि ओमिक्रॉन के बारे में विश्व से भी एविडेंस यही आता है कि प्राइमरीली केसेस काफ़ी हद तक माइल्ड पाए गए हैं और देयर इज ऑल्सो ऑब्जर्वेशन दैट की लोअर नीड फॉर ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड और आईसीयू इस केस में पाई गई है अभी तक के केसेस में। और साथ ही एक्टिव केसेस का नंबर हो या कॉरस्पॉन्डिंग डेथ्स हो, जो कि पिछले सर्जेस जो हमने देश में ऑब्जर्व किए हैं उनके मुकाबले में, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में भी आपको दिखाया है, काफ़ी हद तक कमी पाई गई है। इसके द्वारा जो डेटा है उसके द्वारा यह भी पता लगता है कि वैक्सीनेशन के द्वारा हमें सपोर्ट मिला है इन टर्म्स ऑफ लेसर पीपल गेटिंग इन्फेक्टेड, लेसर हॉस्पिटलाइजेशन, पीपल हु गॉट इन्फेक्टेड ऑल्सो, और जो लोग हॉस्पिटलाइज भी हुए उनमें लेस सीवियरिटी ऑफ द केसेज, जो कि वैक्सीनेशन के द्वारा सपोर्ट हमें मिल रहा है। तो जरूरी है कि वह लोग जो वैक्सीनेशन के लिए जब भी एलिजिबल होते हैं, चाहे वो फर्स्ट डोज हो, सेकेंड डोज हो, प्रिकॉशन डोज हो या यंग एडोलसेंट हो, उनका अपना वैक्सीनेशन समय पर कराना चाहिए। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2,86,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में एक्टिव मामलों की तादाद 22 लाख से ज्यादा हो गई है। सेहतयाबी की शरह 93.33% दर्ज की गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 3,06,357 लोग कोरोना इन्फेक्शन को शिकस्त देने में कामयाब हुए हैं। इसके बाद सेहतयाब होने वालों की कुल तादाद 3,76,77,328 हो गई है। मुल्क में यौमिया पॉजिटिविटी की शरह बढ़कर 19.59% हो गई है। साथ ही हफ्तावार पॉजिटिविटी की शरह 17.75% तक बढ़ गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 14,62,261 लोगों ने टेस्ट कराया है, जिसके बाद से मुल्क में टेस्ट कराने वालों की तादाद 72 करोड़ 21 लाख हो गई है। ओवरऑल अगर हम बिगर पिक्चर आज देश की देखें तो पिछले 5-7 दिनों में हम देख रहे हैं कि अर्ली इंडिकेशन ऑफ एक प्लेटो इन केसेस है कुछ पर्टिकुलर ज्योग्राफीज में। यहाँ यह विषय हम आप सबके सामने लाना चाहेंगे कि इट इज़ ओनली लिमिटेड टू सर्टेन ज्योग्राफीज, और आज जरूरी है कि इस ट्रेंड को हम रेगुलर बेसिस पर ऑब्जर्व करते रहें और हमारे को जो प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेने हैं कोविड-19 से मैनेजमेंट के, वो जो कि हमने इससे पहले भी बात की है, विच इज़ अबाउट टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन एंड कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, उस पर हमारा कार्य सुचारू रूप से चलता रहना चाहिए। जरूरी है कि हम एनालाइज करें तो हम देखते हैं कि पाते हैं कि करीब 10 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर कि अगर देश के टोटल एक्टिव केसेस देखें तो वह केवल 77% एक्टिव केसेस उन 10 स्टेट्स में देखे जा रहे हैं, और हमने देखा है कि करीब 90% प्लस केसेस जो हैं एक्टिव केसेस वह भी होम आइसोलेशन में है। दुनिया में यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया में आने वाले केसेस और जो डेथ्स हैं, जो कि 70 मूविंग एवरेज है, अगर उसको प्लॉट करें तो हम यह देखते हैं कि काफ़ी हद तक फोकस ऑन कोविड मैनेजमेंट कपल्ड विद इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन एंड पैरेलली फोकस ऑन वैक्सीनेशन, इसने देश को काफ़ी सपोर्ट दिया है। हम सबको अवगत है, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो जिसकी पॉपुलेशन अराउंड 44 करोड़, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स हो जिसकी पॉपुलेशन अराउंड 30-32 करोड़, और एक स्थाई पर देश हमारा भारत देश जिसकी पॉपुलेशन 135 करोड़, और उसके कंपैरिजन में देखते हैं तो हमें लगता है कि कंटिन्यूस एफर्ट्स डन बाय स्टेट्स इन कॉन्सोनेंस विद कम्युनिटी एट लार्ज
इसने देश को काफ़ी हद तक सपोर्ट दिया है और हम देखते हैं कि कहाँ एक स्थाई पर दूसरे देशों के और यूरोपियन यूनियन कंपैरिजन में हमारे यहाँ ओवरऑल केसेस की संख्या ऑन ए डेली बेसिस जो रिपोर्ट होती है वह रिलेटिवली काफ़ी कम है और उसी के साथ ही नंबर ऑफ डेथ गेटिंग रिपोर्टेड में भी हमने काफ़ी कमी नोट की है। और आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुल्क अमृत महोत्सव मना रहा है। 73वें यौम जमहूरिया के मौके पर नेपाल में भारतीय सिफारत खाने के दिफाई विंग ने धरन में मोबिलिटी एट तकसीम कैंप का इनेकाद किया। इस दौरान 32 दिव्यांगों को व्हील चेयर और दीगर ज़रूरी सामान फराहम किए गए। इस प्रोग्राम में धरन के BPKIHS के हड्डी के महकमे ने बढ़ चढ़कर मदद की। वबा के दौर में भारतीय सिफारत खाने की डिफेंस विंग ने लोगों की फलाह बहबूद की सिमत में कई इक़दाम किए और उनकी मदद की। इसके तहत पेंशन, वर्चुअल शनाख्त, डिजिटलाइजेशन, अतिया, खून कैंप, राशन तकसीम, मास्क और सैनिटाइज़र की तकसीम और मकामी इंतज़ामिया की मदद भी शामिल है। साबिक नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी के मुतनाज़ा बयान पर मरकज़ी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को कोसने का पागलपन भारत को कोसने की साजिश में तब्दील हो रहा है। उन्होंने कहा कि जो लोग अक़लियती वोट का फ़ायदा उठाते थे वो अब मुल्क में मौजूदा मस्बत माहौल के ताल्लुक से फ़िक्रमंद हैं। पूरी दुनिया में भारत को बदनाम करने की साजिश का सूत्रपात किया जा रहा था। वहां पर जो है वो भारत में असहिष्णुता की बात कही जा रही है, भारत के राष्ट्रवाद पर सवाल खड़े किए गए और ये वो संस्था है जिस संस्था के मंच से ये बात हो रही थी जिसका कि लिंक ISI के साथ है, जिसका कि लिंक तमाम ऐसी संगठनों के साथ है जो संगठन की पूरी दुनिया के शांति को, पूरे दुनिया के सौहार्द को छिन्न भिन्न करने की षड्यंत्र साजिशों में लगे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि ऐसे लोग पाकिस्तान में अक़लियतों की काबिल रहम सूरत हाल पर आवाज़ क्यों नहीं उठाते। भारत की संस्कृति की, भारत के संस्कार की, भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की पर सवाल खड़ा करें और जो संस्था की इस कार्यक्रम को आयोजित कर रही थी वो पाकिस्तान से प्रायोजित है, ये बात भी सब जानते हैं, बार बार देखा गया है इस बात को। जिस पाकिस्तान में की आज़ादी के बाद 24% से ज़्यादा अल्पसंख्यक रहा करते थे, आज 2% नहीं है और जो हैं भी उनका या तो ज़बरदस्ती धर्मांतरण किया जा रहा है या कत्लेआम किया जा रहा है। बैनुल-अक़वामी खबरों में अमरीका ने यूक्रेन की सरहद पर जारी बुरहान के हवाले से रूस के मुतालबात का बाज़ाब्ता जवाब जारी कर दिया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि मॉस्को में अमरीकी सफ़ीर जॉन सिविलियन ने खुद ये दस्तावेज़ात रूसी हुक्काम के हवाले किए हैं। उन्होंने कहा कि अमरीका और इत्तेहादियों के साथ उठाए गए खदशात के बाज़ाब्ता तौर पर जवाब दिया गया है। ब्लिंकन ने कहा कि बाहिमी इख्तलाफात को पुरअमन तरीके से हल करने के लिए तमाम सिफारती कोशिशें की जाएंगी। साथ ही उन्होंने खबरदार किया कि अमरीका यूक्रेन के दिफा के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। ब्लिंकन ने अमरीकी शहरियों से भी कहा कि वे यूक्रेन छोड़ने पर गौर करें। इस बीच नेटो ने भी रूस के मुतालबात पर अपना तहरीरी जवाब भेज दिया है। रूस ने नेटो फौजी मुआहदे की तोसी और सलामती से मुतालिक मसाइल पर तहरीरी तौर पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। दरअसल रूस और यूक्रेन के मुज़ाकरात कारों बशमुल फ्रांस और जर्मनी के मुशीरों ने पेरिस में यूक्रेन के बुरहान को ख़त्म करने की कोशिश के सिलसिले में मुलाकात की। एक मुश्तरका बयान में चारों ममालिक के हुक्काम ने जंगबंदी बरकरार रखने के अज़्म का इआदा किया। दरअसल नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि रूस ने यूक्रेन के करीब फौजियों की तैनाती जारी रखी है। रूस बेलारूस में हज़ारों फौजी और जदीद हथियार तैनात कर रहा है। गुज़िश्ता रोज़ ब्रसल्स में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान स्टोल्टनबर्ग ने रूस से फौरी तौर पर कशीदगी में कमी की अपील करते हुए कहा कि जिन मसाइल पर इख्तलाफ है उन्हें बातचीत और सिफारतकारी के जरिए हल किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हर कौम अपने हिफाजती इंतजामात का फैसला करने में आज़ाद है। इस दौरान रूस और यूक्रेन के मुज़ाकरातकारों ने मशरक़ी यूक्रेन में जंगबंदी बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़ किया है। वो अगले माह के दूसरे हफ्ते में मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए भी तैयार हैं। रूस, यूक्रेन, फ्रांस और जर्मनी के सियासी मुशीरों ने यूक्रेन के बहरान को ख़त्म करने की कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर
पेरिस में तवील बातचीत की। मीटिंग के बाद रूस के चीफ मज़ाकरातकार दिमित्री कोज़ाक ने मशरक़ी यूक्रेन में जंगबंदी पर जोर दिया। ताहम उन्होंने मजीद कहा कि अमन मुआहदे से मुतालिक बहुत से मामलात हल तलब हैं। रूस, यूक्रेन, फ्रांस और जर्मनी 2014 से मशरक़ी यूक्रेन में क़याम अमन की कोशिश कर रहे हैं और इन मज़ाकरात को नॉर्मंडी मज़ाकरात के नाम से जाना जाता है। और अब नजर डालेंगे दुनिया भर में कोरोना के मामलात पर, जो कि काफ़ी तेज़ी से फैल रहे हैं। दुनिया में अब तक कोरोना इन्फेक्शन के 36 करोड़ 27 लाख से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 56,44,000 से ज़्यादा लोगों की कोरोना इन्फेक्शन की वजह से मौत हुई है। दुनिया भर में कोरोना इन्फेक्शन के सबसे ज़्यादा मामलों में अमरीका सरफहरिस्त है। इसके साथ ही अमरीका में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट्स के मामले भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अमरीका में अब तक कोरोना के 7 करोड़ 40 लाख से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं अमरीका में अब तक 8,97,000 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। इसके अलावा यूरोपीय ममालिक में भी कोरोना के मामलात में इजाफा हो रहा है। फ्रांस में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 1 करोड़ 77 लाख से तजावुज़ कर गई है। बरतानिया में कोरोना के 1 करोड़ 61 लाख से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। जर्मनी में कोरोना के 51 लाख से ज़्यादा मामले हैं। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल तरीके से की पहली भारत सेंट्रल एशिया कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी। पीएम ने कॉन्फ्रेंस की अहमियत पर डाली रोशनी। इजलास में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान के सदूर ने लिया हिस्सा। मरकज ने आज एयर इंडिया को टाटा ग्रुप को सौंपा। एयर इंडिया बोर्ड के अराकीन ने मुतालिका ओहदों से दिया इस्तीफा। टाटा ग्रुप नया बोर्ड देगा तश्कील। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के चौथे मरहले का नोटिफिकेशन जारी। वहीं रियासत में पहले मरहले के लिए आज था नाम वापसी का आखिरी दिन। तमाम सियासी जमातों ने रहनुमाओं ने पूरी ताकत झोंकी। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात की तशहीर के लिए सभी पार्टियां वोटरों को लुभाने में मसरूफ। बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह और योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं डोर टू डोर कैंपेन। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की पंजाब में वर्चुअल रैली। सरकार ने आइंदा 31 जनवरी को बुलाई कुल जमाती मीटिंग। बजट इजलास की कार्रवाई को खुश उसलूबी से चलाने पर होगा गौर व ख़ास। कोरोना के सबब मीटिंग वर्चुअल तरीके से होगी। अमेरिका और नेटो ने यूक्रेन पर रूस के मुतालबात का दिया जवाब। कहा सिर्फ हिकमत अमली से ही निकल सकता है हल। वहीं पेरिस में रूस और यूक्रेनी मुज़ाकरातकार की मीटिंग में जंगबंदी बरकरार रखने का दोहराया गया अज़्म। और इसी के साथ ही अब वक्त हो गया आप सभी से विदा लेने का। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब। मन की बात है, जन जन की बात। संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 जनवरी सुबह 11:30 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 जनवरी सुबह 11:30 बजे मन की बात। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर।
किसानों के साथ अन्याय ना हम बर्दाश्त कर पाए हैं ना करेंगे। और किसान आंदोलन चल रहा था, किसानों को कुचलने की बात हो रही थी, तो राष्ट्रीय लोकदल के नेता चौधरी अजीत सिंह जी उस समय थे, उन्होंने और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी ने उस किसानों को ताकत देने का काम किया, किसान आंदोलन को टूटने नहीं दिया। हर एक किसान को हम सोलर पैनल देंगे, एक ग्राम पंचायत में सोलर पैनल के माध्यम से। मन की बात है, जन जन की बात, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही